हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे सीरीज़ के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स स्टार्ट। वी डू हैव 2 पॉइंट चार्जेस फोर। यहाँ पे जो कूलम है ये कूलम से सोल्व नहीं होगा, ये माइक्रो कूलम से सोल्व होगा। तो आई एम जस्ट चेंजिंग समथिंग इन क्वेश्चन। माइक्रो कूलम 2 point charges 4 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at the vertices of P and Q of a right triangle triangle। अब ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं जिसमें एक पी क्यू आर, वेयर क्यू पे 90 डिग्री है, उसने बोला हुआ है क्यू इज द राइट एंगल। सो लाइक दिस वन, पी आर की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻² मीटर, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 10⁻² मीटर। The magnitude of the direction of resultant electric field at R is, अब R पे मैंने क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वेयर P पे हमने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, Q पे हमने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो P एक तो R पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, उसको हम EP बोल देते हैं, EP। और एक Q R पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, उसे हम बोल देते हैं EQ। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो मिड में कहीं आ रहा होगा, एंगल अल्फा बना देते हैं, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि EQ फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q डिस्टेंस स्क्वायर। तो EQ के लिए लगा लेते हैं। तो EQ के लिए 9 × 10⁹। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6। माइक्रो को चेंज कर दिया कूलम में। अपॉन में डिस्टेंस कितना, 10⁻², तो 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻² × 10⁻²। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 9 × 2 = 18, और ये हो गया हमारे पास माइनस 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 4, -6 से कटेगा तो ऊपर आ जाएगा -2, तो 10⁻7 रह जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास EQ आ गया है। ऐसे ही यू कैन एबल टू फाइंड आउट EP, 1/4πε0 Q/R², 9 × 10⁻9 और 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस का स्क्वायर 2 × 10⁻² का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 के साथ 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये सारा का सारा एज इट इज़। तो जैसे आप इसे करोगे यू विल बी गेटिंग 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो दो हमारे पास आ गए हैं। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये EP यहाँ है, ये EQ यहाँ है, तो आप क्या करें, रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट कर दो A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। तो इसी तरीके से EP² + EQ² + 2 EP EQ cos ऑफ थीटा। पहले cos ऑफ थीटा निकाल लेते हैं। cos ऑफ थीटा निकालेंगे कैसे, हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। अगर हम यहाँ देखें ऊपर तो ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो आप देखो cos थीटा यहाँ से कैसे निकल सकता है, cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा = बेस कितना है, 10⁻², हाइपोटेन्यूज कितना है 2 × 10⁻², ये कट गया, 1/2 आ गया। अगर 1/2 आएगा तो cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, when थीटा = 60 डिग्री। तो इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे दोबारा से वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। तो हमारे पास ये आ रहा है EP², तो EP आया था 9 × 10⁻7 उसका स्क्वायर, प्लस EQ², वो आया था 18 × 10⁻7 उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे cos 60 करोगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 के साथ ये 2 कट जाएगा, तो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई रह जाएगा सिर्फ 9 × 10⁻7 एंड 18 × 10⁻7, ये रह गया मेरे पास। सोल्व करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे। अब हम इन सब के टुकड़े तोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि हमारे पास 9 × 9 × 10⁻14 प्लस 18 × 18 × 10⁻
14 प्लस 9 इंटू 18 इंटू 10^14। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है देखो, 9 9 18 18 18 को भी हम 9 इंटू 2 9 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 पेयर बन सकते हैं। यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 2 यहाँ पे एक पेयर बन सकता है। तो देखो 9 9 इसमें से भी बाहर निकलता है, 9 9 इसमें से भी बाहर निकलता है, 9 9 इसमें से भी बाहर निकलता है, 10^14 इसमें से भी बाहर निकलता है। तो हम बाहर निकाल लेते हैं 9 इंटू 10^7, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो जब बाहर निकलेगा तो एक पेयर इसका एक पेयर इसका। तो अंदर क्या बचेगा, इसका बचेगा सिर्फ 1, इसका बचेगा 4, इसका बचेगा 2। आप कॉमन निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 9 इंटू 10^7 और ये कितना बचा, √7। क्लियर। तो √7 की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 2.6 समथिंग आती है। तो जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 10^7 को 2.6 से, तो 2.6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 23.4 इंटू 10^7, या फिर ये बोलो 2.34 इंटू 10^8 न्यूटन पर कूलम। अब आप आंसर चेक कीजिए, आंसर ये है हमारे पास। एंगल निकालना है, जब अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आ गया एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि MCQ है। फिर भी अगर आपने एंगल निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा लगाओ और यू कैन एबल टू फाइंड आउट द एंगल ऑल्सो। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंक्लाइंड प्लेन रख दिया जी यहाँ पे जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये QE हो गया हमारे पास, मतलब जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से वो यहाँ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, यहाँ पे कोई 1 kg का पार्टिकल है और इसका चार्ज भी दिया हुआ 0.01 कूलम, इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, वो नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हाइट 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट है, वहाँ से उसे गिरा दिया गया, स्लाइड कराया गया मतलब बेसिकली। तो खुद आ रहा है नीचे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है 0.2। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, टाइम कितना लगेगा बॉटम में आने के लिए वो पूछा है। तो अब अगर हम इसके देखें तो ये क्वेश्चन जो है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एनलार्ज कर लूँ यहाँ पे, तो एक एक करके इसको कंपोनेंट पहले ब्रेक करते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से ब्रेक होते हैं। अब देखिए ये जो 1 मीटर है इसी के अलोंग मतलब mg डाउनवर्ड, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ थीटा बना दें, तो यहाँ बनेगा mg cos ऑफ थीटा और एक mg sin ऑफ थीटा डाउनवर्ड। अब एक डायरेक्शन देखो QE, मतलब अब इसके ऊपर और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो देखते चलो। एक तो mg लग गया, तो एक r ऊपर मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एक r आप बना दीजिए नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। और क्या चीज़ इसमें लग रही है आप देखो, ये लग रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ बन रहा है थीटा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो QE, तो इस तरफ में आ गया आपके पास QE cos ऑफ थीटा और नीचे इसका मिलेगा आपको QE sin ऑफ थीटा। तो ये जो है ये टोटल कंपोनेंट है, मतलब एक तो mg के हमारे पास कंपोनेंट तोड़ने हमने, mg cos थीटा mg sin थीटा, और उसी के साथ एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो QE sin थीटा जो है उसकी जो फोर्स है वो एक डाउनवर्ड लग रही है और QE cos थीटा जो है वो बैकवर्ड लग रही है। ये कुछ इसमें सारा का सारा लग रहा है। अब जब इतना हो गया, अब हमारा आगे का काम है वो समझते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं। अब आप देखो नीचे कौन कौन सी फोर्स आ रही है, mg sin थीटा नीचे आ रही है, ऊपर कौन कौन से जा रही है, ऊपर अगर आप अब देखो तो QE cos थीटा जा रही है, तो क्योंकि वो डायरेक्शन अलग है तो मैंने माइनस कर दिया। अच्छा वैसे भी मूव कहाँ कर रहा है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो mg sin थीटा जो होगा ग्रेटर होगा,
क्यू ई कॉस थीटा जो होगा वो लेसर होगा। साथ में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी माइनस करोगे आप, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऊपर की तरफ होगी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा माइनस क्यू ई कॉस थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गिव यू सम फोर्स। ठीक है, इन्हें माइनस करके कुछ फोर्स ही बचेगी ना, फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो कुछ फोर्स बचेगी, तो इसको चाहेंगे तो हम एम ए लिख सकते हैं। तो अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू देखो, आर को बैलेंस क्या क्या कर रहा है, एक तो कर रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा। आप देखिए क्यू ई साइन थीटा एक डाउनवर्ड में है, एक एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड में है, तो वो आर को बैलेंस कर रहा है, तो एक ये हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस क्यू ई कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। ये आ गया मेरे पास। अब इन सब की वैल्यू पुट करते चलते हैं। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, और उसका मास 1 kg दिया हुआ है। 1 इंटू 10 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस चार्ज कितना दिया हुआ है 0.01 कूलम। ई की वैल्यू दे रखी है 100 कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, म्यू दिया हुआ है 0.2 अंदर, फिर एम जी 1 इंटू 10 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 0.01 कूलम, और ई की वैल्यू 100 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, मास 1 है और इंटू ए। तो यहाँ से ना आप सारा का सारा सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम ए इज इक्वल्स टू 2.2404, क्योंकि सिर्फ मैथ्स है, आप तो मल्टीप्लाई करना है, यू कैन एबल टू सोल्व इट। तो m तो 1 है, तो आपके पास a आपके पास ही आ गया, तो ये एक्सेलरेशन आ गई 2.2404 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड आ रहा है, पर सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, हमने निकालना है बेसिकली टाइम, कि कितना टाइम लगा। तो टाइम लगा कितना है, तो उसके लिए अब आप एक इक्वेशन हम देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अगर हम लगा दें, तो इनिशियली वो रेस्ट पे था, u ज़ीरो था, तो s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर रह जाता है। लेकिन s नहीं है हमारे पास, क्योंकि हाइट दी है, s तो डिस्टेंस तो ये वाला है, मतलब a से b मान लेते हैं, ये a b है, यहाँ पे b मान लेते हैं, तो डिस्टेंस तो a b है, तो मतलब ए बी इज इक्वल्स टू हाफ, ए तो आ गया है, और टी स्क्वायर। तो अगर दो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो पहले ए बी निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं से क्या ए बी निकलता है, तो ए बी निकल जाएगा। आप देखो हमारे पास गिवन क्या है, ये वैल्यू 1 गिवन है, तो आप यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ 1 मिनट के लिए, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 दिया है, हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, क्लियर। तो आप यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई हाफ, मतलब सॉरी हाफ, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई हाफ का बन जाएगा यहाँ पे 2। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। अगर ए बी आपके पास 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 2.24 मान लेता हूँ, सिर्फ इतना सा रख लेते हैं टी स्क्वायर। इसको इससे काट दिया मैंने, 1.12 हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे आप इधर उस तरफ ले जाइए 2 अपॉन 1.12, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 अपॉन 1.12, तो इट विल बी राउंडली जो कट कुटा के आएगा आपके पास, तो टी की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.3 समथिंग, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल करके फिर आपको अंडर रूट लेंगे, तो 1.3, तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होना है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 किस तरीके से किया हुआ वो देखते हैं 1 मिनट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 कैसे होता है आप देखते हैं। A small sphere of mass 0.1 gram carries a charge 3 × 10⁻⁻10 is tie up to one end of the silk fiber 5 cm long। मतलब उसके ऊपर मास है 0.1 ग्राम का और 5 cm लॉन्ग के साथ वो बांधी हुई है।
द अदर एंड ऑफ द फाइबर इज अटैच टू द लार्ज वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेट। एक यहाँ पे प्लेट बना लेते हैं जिसके ऊपर की चार्ज उसने दिया हुआ है हर तरीके से ये। तो यहाँ से उसने 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसके साथ एक चार्ज स्फीयर जिसका मास 0.1 ग्राम है, जिसके पास चार्ज है 3 × 10⁻⁻10 कूलम, उसको बांधा हुआ है। और क्योंकि रिपल्शन हो रही होगी तो वो दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है, कंडक्टिंग प्लेट विच हैव अ सरफेस चार्ज ऑफ 25 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए सिग्मा दे रखा है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना ये। तो अगर आप देखो कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया होता है। तो अब यूनिट से पता चल रहा है कि उसने क्या दिया हुआ है, सिग्मा दे रखा है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है कि इस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज किस तरीके से फैला हुआ है। तो इट्स अ कंटिन्यूस चार्ज नॉट अ डिस्क्रीट चार्ज। तो कंटिन्यूस चार्ज की बात हो रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं कि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी जो कि बाहर की तरफ होगी, एक mg जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब यहीं पे फिर से वही एक यहाँ पे t होगा, इधर आप t इधर है तो आप चाहें तो साथ में एक यहाँ पे थीटा बना लेते हैं। अगर ये थीटा है तो अब t को बैलेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, t के टुकड़े तोड़ लेते हैं यहाँ से ऐसे, ये भी थीटा। तो t cos ऑफ थीटा इज बैलेंस बाय mg, और t साइन ऑफ थीटा जो है अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो इस तरफ लग रही है। तो मेरे पास मतलब बच के क्या आ रहा है, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और एक आ रहा है t sin थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो इतना मेरे पास बन के आ रहा है। अब फोर्स क्योंकि आपके पास इस चार्ज की लग रही है सारी की सारी, तो इसको मैं QE बोल देता हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो उस चार्ज पे लग रहा है, जो चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻10 कूलम का। तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, एंगल पूछ रहा है। एंगल पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल है, दोनों को डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, तो डिवाइडिंग 2 by 1 you will get t sin theta upon t cos theta is equals to QE upon mg। t के साथ t कट गया, आपके को मिलेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। तो इतना मिल गया मेरे को। अब आपको इतना पता है कि जो चार्ज है यहाँ पर दैट इज नॉट अ डिस्क्रीट चार्ज, इट इज अ कंटिन्यूस चार्ज। तो अब हमने आगे का कंसेप्ट करना है कि हमारे पास क्या हमें मिलता है। अब हमें एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। वैसे भी अगर आपके पास प्लेट है तो इस तरफ और इस तरफ दो तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक ही साइड की, क्योंकि वही हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो इसको हम अगर हम करना चाहें तो Q की वैल्यू पुट कीजिए। Q की वैल्यू आएगी सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस के साथ डी एस कट गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ये मैंने इसलिए निकाली है बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूस है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। ये मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करूँगा, और अब मेरे पास जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा और अब टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी तो वो हम लोग क्या करेंगे, ईजिली निकाल लेंगे, और दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी 40.2 डिग्री समथिंग। देखो सबके सारी वैल्यू पता है, चार्ज पता है, सिग्मा पता है, सरफेस डेंसिटी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 वाली, m दिया हुआ है, g आप 10 मान लो। तो जो आपके पास 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और उसकी जब हम टेंजेंट देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग 40.2। तो इस तरीके से ये आंसर होगा, और आपके पास ये 40.8, क्योंकि 40 के आसपास तो यही है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। A semicircular rod is charged uniformly with a total charge q coulomb. The electric field intensity at a center of curvature
मतलब अगर एक बात करें तो एक सेमी सर्कुलर ऐसे बना लेते हैं, एक रोड है उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे इसको सी पॉइंट ही मान लेते हैं। यहाँ पे इन सभी के मान लो कोई भी एरिया आपने पहले कंसिडर कर लिया, मान लो दिस इज योर एरिया, तो इसको आर्क है ये, तो आर डी थीटा इसका नाम ले लेते हैं। कैसे आया मैं बताऊंगा। यहाँ तक ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट तक इसका जो एंगल है वो है थीटा, थोड़ा सा बड़ा एरिया कंसिडर कर लेते हैं, तो ये जो है ये है डी थीटा, तो ये आएगा आर डी थीटा, क्योंकि आर जो है वो रेडियस है। कहाँ से है, तो आप देखिए रेडियस इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से आर्क इक्वल्स टू ऐसे भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें आर्क चाहिए, तो आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, तो थीटा कितना है, डी थीटा है इस वाले के लिए, देखिए सिर्फ यहाँ के लिए, तो डी थीटा इंटू रेडियस कितना है आर, तो आर्क आपके पास ये आ गया आर डी थीटा, तो आर डी थीटा, इतना हमारे पास ये आर्क है। क्वेश्चन पहले समझो, सेमी सर्कुलर रोड को चार्ज दिया हुआ है क्यू कूलम का, टोटल पे क्यू है, तो मतलब फिर से वही है कि ये क्या है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्क्रीट नहीं है। तो अब अगर इसकी लेंथ वाइज से लीनियर चार्ज डेंसिटी माने तो लैम्डा इज इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, अच्छा पहले पूरा का पूरा समझ लेते हैं पहले, तो क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूँ जिस, या फिर कोई छोटा सा लेंथ कंसीडर करता हूँ, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जा कहाँ रहा है, एक तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक जा रहा है वाई एक्सिस में, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाके इस सी के ऊपर मिल रहा है, तो मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सी पे आ रहा होगा। तो मीन्स अब क्वेश्चन इस तरीके से हर पॉइंट के लिए, अब हर पॉइंट के लिए मेरे को ई एक्स और ई वाई निकालना है, और उसका जो है एक सम, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है वो सी पॉइंट पे सारा का सारा इफेक्ट डालेगा, वो हम लोगों ने निकालना है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इतना हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पहले अब इसको जब भी हम कैसे करते हैं कि पहले हम स्मॉलर लेंथ लेते हैं, उस स्मॉल लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि 180 डिग्री का है ये पूरा का पूरा, है ना। अगर एंगल के हिसाब से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में थीटा होती है, तो थीटा का डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 to पाई मतलब 180 तक आपने इसे पूरा का पूरा रोटेट करा ना, आपके पास पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, आप देखो ई एक्स आपका इस तरफ है और ई वाई आपका डाउनवर्ड है, तो ई वाई माइनस ई वाई मान लेते हैं, ई एक्स को प्लस ई एक्स मान लेते हैं। हर पॉइंट पे इसी तरीके से बनेगा। क्लियर है। कहीं पे हो सकता है कि ई वाई आए, ई एक्स आए ही ना, तो ई एक्स 0 हो जाए, तो उसके कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप देखें तो ई एक्स को आप क्या बोलेंगे एक तरीके से, तो ई एक्स को मतलब मान लीजिए कि डी ई आपका यहाँ है, जिसमें कि ये थीटा है, तो ये ई एक्स है, ये ई वाई है, तो ई एक्स आपके पास आ रहा है, सिंपल सी बात है, ई इंटू कॉस थीटा, और ई वाई जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है ई इंटू साइन थीटा। तो पहले अभी हम दोबारा से इसको छोटे टर्म के लिए सोल्व करते हैं। तो छोटे के लिए अब यहाँ पे जो आर डी थीटा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू पाई आर, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो फैला हुआ है, और वो चार्ज आपका फैला हुआ है ओवर अ लेंथ, और लेंथ क्योंकि सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर तो रखेंगे नहीं, पाई आर रखेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू पाई आर। तो ये जो Q है ये इस तरीके से फैला हुआ है। तो अगर आप देखें तो डी क्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्यों? क्योंकि अब पाई आर की जगह पे हमने वो डिस्टेंस देखना है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं चार्ज,
तो डी क्यू आपका स्मॉल चार्ज है कितने में, यहाँ पे अगर हम देखें तो आर डी थीटा में, तो लेंथ की जगह पे आर डी थीटा आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, तो डी ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्यू ना आके डी क्यू आएगा क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए देख रहे हैं। तो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डी ई। अब इसके कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट हम लोगों ने निकालने हैं। तो डी ई का कॉस थीटा जो होगा वो होगा ई एक्स, तो वो निकाल लेते हैं। तो के लेमडा आर कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करना है 0 टू पाए, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन आएगी साइन थीटा, तो सारी चीज़ें बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा 0 टू पाए। अब साइन 180 हो साइन 0 हो, ये सारा का सारा कंपोनेंट खत्म। मतलब कि x का जो है, क्योंकि साइन पाई माइनस साइन 0 रखोगे ना, तो साइन पाई भी 0 है साइन 0 भी 0 है, तो आंसर 0 आएगा। तो आप क्या है, मैं कर देता हूँ पाई माइनस साइन 0, तो ये 0 माइनस 0 इज 0, एंड जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 0। तो मतलब अब आपके पास x कंपोनेंट है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब निकाल लेते हैं y कंपोनेंट 0 टू पाई के लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा, बाकी सारी चीज़ें बाहर, आर 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अभी पहले से ही नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का आएगा माइनस कोस थीटा 0 टू पाई। इसका माइनस बाहर निकाल लो, प्लस हो जाएगा, प्लस के लैम्डा आर कोस थीटा 0 टू पाई। इतना आ गया हमारे पास। अब आपने क्या है, वैल्यू पुट कर लेनी है, तो लिमिट लगा दो के लैम्डा आर कोस 180 माइनस कोस 0, तो कोस 180 होता है -1 और कोस 0 होता है 1, तो आप इसकी वैल्यू पुट करो के लैम्डा अपॉन आर -1, तो ये आपके पास आ गया के लैम्डा अपॉन आर -2। तो यू कैन से -2 के लैम्डा अपॉन आर जो है एक ई वाई है जो कि नीचे की तरफ है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो अगर हम डायरेक्शन ना बोलें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो 2 के लैम्डा बाई आर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर लग रहा है पॉइंट पे सी पे, तो दैट विल बी दिस वन ई एक्स स्क्वेयर प्लस ई वाई स्क्वेयर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कोस ऑफ 90। कोस 90 को छोड़ दो, ये ई एक्स वैसे 0 है, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ई वाई का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो यही आ जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, क्लियर। आंसर जो है वो किसी क्यू वगैरह के अंदर है, तो कोई बात नहीं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर है, तो क्यू अपॉन पाई आर, तो इधर रख दीजिए 2 के अपॉन आर इंटू क्यू अपॉन पाई आर, तो दिस विल इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज आंसर। तो ये आपके पास अगर देखें तो आपके पास ये ऑप्शन था फर्स्ट वन वाला। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चन होने हैं। थैंक्स अ लॉट।